चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक ने ट्वीट किया। ऋषि सुनक ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह ट्वीट किया। ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि एक मजबूत दोस्ती। शेयर की गई फोटो में दोनों देशों के नेता गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं। वहीं ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच G20 सम्मेलन के इतर यहां पहली बैठक के बाद उस नई योजना को मंजूरी दी जिसके तहत 18 से 30 वर्षीय डिग्रीधारी शिक्षित भारतीयों को ब्रिटेन में आकर रहने और 2 साल तक काम करने के लिए हर साल 3000 वीजा प्रदान किए जाएंगे। दोनों नेता ब्रिटेन भारत संबंधों को स्थायी महत्व देने पर सहमत हुए और सुनक ने प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए भारतीय लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आजादी के बाद पहली बार हिंदी तमिल महासंगम की आज से शुरुआत हो रही है। काशी तमिल संगम नामक यह कार्यक्रम लगभग 1 महीने तक चलेगा। हिंदी और तमिल भाषाई लोगों की संस्कृतियों के मेल मिलाप का यह सबसे बड़ा महोत्सव है। यह महासंगम आज 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि 12 ट्रेनों से 2500 प्रतिभागी यहां पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को दोपहर में अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे और काशी तमिल संगम का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम नरेंद्र मोदी के आने की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस आयोजन के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठ मंदिरों के महंत को काशी की धरती पर पहली बार सम्मानित भी करेंगे। गुजरात चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि कल शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को मंजूरी दे दी जाएगी और इसके बाद उसकी आधिकारिक तौर पर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। सीएम भगवंत मान ने सबसे पहले 19 सितंबर को ट्वीट किया था कि उनकी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार एक तरीका निकालने के लिए कानूनी राय ले रही है जिससे सरकार पीएफआरडीए अपना पैसा वापस पाने का दावा कर सके। राज्य के मुख्य सचिव झंझुआ ने कहा कि इस मामले को 1-2 दिन में हल कर लिया जाएगा। उधर वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि वे आज गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और वे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुंबई से दिल्ली लेकर आया अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करने वाला दरिंदा आरोपी आफताब को लेकर मृतक पीड़िता श्रद्धा वालकर के पिता ने अहम खुलासे किए हैं। बता दें कि मर्डर केस में जहां पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं पुलिस को पूछताछ में आरोपी आफताब अमीन पुलावाला ने बताया कि 18 मई यानी मर्डर वाले दिन श्रद्धा और उसके बीच घरेलू खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था। वहीं पुलिस की अब तक की जांच से श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर संतुष्ट हैं। हालांकि आफताब द्वारा किए गए खुलासों को सुनकर श्रद्धा के पिता बिल्कुल टूट गए हैं। श्रद्धा के पिता ने कहा है कि आफताब ने उनकी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। वे चाहते हैं कि जितना बुरा किया है उतनी ही बुरी सजा उसे मिलनी चाहिए। श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए फांसी की सजा की मांग की है। अमृतसर पुलिस ने एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से पंजाब को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल अमृतसर पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों मकबूलपुरा इलाके की तरफ से जा रहे थे। पुलिस ने दोनों से 3 ग्रेनेड, 1 लाख की नकदी और कार बरामद की है। पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। श्री मुक्तसर साहिब बठिंडा रोड पर स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते समय अचानक कुकर फट गया। इस समय कुकर फटा उस समय एक मिड डे मील वर्कर रसोई में कार्य कर रही थी। कुकर फटने के कारण जारी नुकसान से बचाव रहा, परंतु रसोई में बड़ा धमाका हुआ। स्कूल की रसोई में कार्य कर रही मिड डे मील वर्कर राजविंदर कौर ने बताया कि वह बच्चों के लिए खाना बना रही थी कि इस दौरान अचानक ही कुकर फट गया। कुकर फटने के कारण बड़ा धमाका हुआ और कुकर में बन रही चने की दाल रसोई की दीवारों पर जा गिरी। रसोई में धुआं फैल गया। उसने बताया कि कुकर फटने की आवाज सुनकर स्कूल का समूह स्टाफ रसोई के पास पहुंच गया। राजविंदर कौर ने बताया कि मिड डे मील वर्कर गत लंबे समय से स्कूलों में कार्य कर रही है और ज्यादातर वर्कर गरीब घरों से हैं।
हरियाणा में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी लाभ देने की शुरुआत की है, जिनका नाम वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना डाटा में दर्ज नहीं था। ऐसे सभी व्यक्तियों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 नवंबर को मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, जो उसे अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में SC/CC सूची में शामिल परिवारों के अलावा सभी ऐसे परिवारों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। SECC डाटा के अलावा इस योजना में शामिल किए जाने वाले अन्य परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रयास को अब मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम इस महीने पूंजी निवेश लाने के लिए 20 अलग अलग देशों की यात्रा पर निकलेगी। योगी उद्योग और कारोबार के बड़े गंतव्य लंदन, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी की इस यात्रा का मकसद विभिन्न देशों में जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों और कंपनियों को आमंत्रित करना है और उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयारी करना है। आपको बता दें कि इसके लिए विदेशों में उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शहरों में निवेशकों के साथ बैठकें होंगी। सरकार की कोशिश राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। निवेश बढ़ने से नौकरी के मौके बढ़ेंगे और इससे बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी। सीएम योगी के अलावा जाने वाले मंत्री भी अलग अलग दिन विदेशों का दौरा कर कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश के पार संभावनाओं के बारे में बताएंगे। बताया जा रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट राजधानी लखनऊ में अगले साल 10 से 12 फरवरी तक होना है। इसके जरिए योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में लाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 20 मंत्री विदेशी दौरा करेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री निवेश बढ़ाने के लिए अगले माह में विदेश में रोड शो करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में धरने पर बैठे मेडिकल छात्रों से मिलने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाया। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बॉन्ड पॉलिसी लागू करने का सरकार का फैसला नीतिगत तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि लाखों की बॉन्ड पॉलिसी और 20 गुना फीस बढ़ोतरी के चलते गरीब और मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चों को मेडिकल शिक्षा नहीं दिला पाएंगे। यही वजह है कि हरियाणा में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी अन्य राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार शिक्षा को व्यवसाय नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझती थी, वहीं प्रदेश की गठबंधन सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है। वहीं छात्रों ने कहा कि जब तक सरकार बॉन्ड पॉलिसी को पूरी तरह से वापस नहीं लेगी तब तक उनका यह धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख संगत को सिख धार्मिक चिन्ह के टैटू न बनवाने की अपील की है। जथेदार द्वारा संगत के नाम पर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमें शरीर पर सिख धार्मिक चिन्ह नहीं बनवाने चाहिए। इनके अलावा यानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पावन गुरबानी की तुकों और ओंकार आदि धार्मिक चिन्ह के टैटू ना बनवाएं, क्योंकि इसके साथ इनकी बेइज्जती भी होती है। करनाल जिले में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करके उसके शव को बोरे में डालकर नाले में फेंक दिया। मामले का खुलासा आरोपी ने खुद पुलिस पूछताछ में किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आज पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। वहीं रेनू के शव का आज पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बता दें कि करनाल के न्यू प्रीतम नगर की रहने वाली आशा वर्कर रेनू मूल रूप से समालखा की रहने वाली थी। साल 2005 में करनाल के न्यू प्रीतम नगर के रहने वाले परविंदर के साथ उसकी शादी हुई थी। जांच में सामने आया कि यूपी निवासी रविंदर पिछले काफी समय से करनाल में काम कर रहा था। रेनू का पिछले 4 साल से रविंदर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 8 माह पहले किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रेनू ने रविंदर की शिकायत पुलिस में भी की थी। रेनू अब भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन रविंदर अब भी उस रिश्ते को खत्म करना चाहता था। इसके चलते उसने बीती रात 19 सितंबर को उसकी हत्या करके उसके शव को बोरी में डालकर गंदे नाले में फेंक दिया था। मशहूर पंजाबी अदाकारा दलजीत कौर का आज निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 69 वर्षीय दलजीत कौर पिछले लंबे समय से बीमार थी। आज दोपहर दलजीत कौर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बता दें कि दलजीत कौर ने
10 से ज्यादा हिंदी और 70 से ज्यादा पंजाबी फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अदाकार अनुपम खेर सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्हें यहां सूचना केंद्र में अधिकारी जसविंदर सिंह और अमृतपाल सिंह द्वारा श्री हरमंदिर साहिब जी के बारे में इतिहास की जानकारी दी गई। अनुपम खेर ने गुरु घर में माथा टेका और इलाही बानी का आनंद भी उठाया। उन्होंने बताया कि वे अमृतसर में होने वाले फीकी प्लो के समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दिल था कि मैं श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करूं। इसके अलावा अनुपम खेर ने कहा कि गुरु घर पहुंच के उनके मन को बहुत सुकून मिला है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। अभी दमघोटू हवा बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक आज गुरुवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 दर्ज किया गया, जिससे दिल्ली में आज सुबह धुंध की परत छाई रही और विजिबिलिटी भी कम रही। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और धुंध की मोटी चादर में राजधानी दिल्ली लिपटी रही। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का अनुमान है। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत 19 नवंबर को आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, आगरा किला सहित कई प्राचीन इमारतों और स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि 19 नवंबर को ताजमहल में केवल प्रवेश निःशुल्क होगा, यानी 50 रुपए का प्रवेश टिकट नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि हालांकि इमारत के मुख्य गुंबद तक जाने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट खरीदना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय भीड़ नियंत्रण के लिए लिया गया है। विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर को शुरू होगा, जो 25 नवंबर तक विभिन्न स्मारकों में आयोजित किया जाएगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।